एक सेकंड के लिए जरा ये सोच कर देखिए, आपके अपने शहर में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आपके शहर के इलेक्शन में फैसला कुन वोट जिन लोगों ने देने हैं वो आपके शहर में रहते ही नहीं है। अजीब लगता है ना, लेकिन आजाद कश्मीर में ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। यही एग्जैक्ट चीज पिछले 78 सालों से आजाद कश्मीर का सच है, और आज इसी बात पर एक पूरा इलाका आग में जल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें। इन्हीं 12 सीटों की वजह से पिछले 6 हफ्ते से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं। Pakistan is dealing with a different generation. इंटरनेट बंद, बैंक्स बंद, स्कूल बंद, बल्कि पूरा का पूरा शहर बंद। आज हम ये समझेंगे कि ये 12 सीटें जिनके पीछे इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, ये हैं किसकी और इनका फैसला कौन करता है, और इन सीटों के पीछे हुकूमत लोगों की जान क्यों ले रही है और लोग अपनी जानें क्यों दे रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगी तो आप कश्मीर को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी बात, आजाद कश्मीर की असेंबली में कुल 53 सीट्स हैं, और यही 53 लोग डिसाइड करते हैं कि पूरे इलाके में हुकूमत कौन करेगा। इनमें से 33 सीटें यानी 33 सीट्स आजाद कश्मीर के अपने लोगों की हैं, जो कि उनके शहर और गांव से चुने जाते हैं, और 8 सीटें वहां की ख्वातीन और कुछ मखसूस नुमाइंदों के लिए मखसूस की गई हैं। लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये उन लोगों के लिए मखसूस हैं जो कि 1947 या फिर 1965 की जंग में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़कर पाकिस्तान में आए थे। ये लोग अब आजाद कश्मीर में नहीं रहते, बल्कि ये रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में रहते हैं। इनमें से 6 सीटें जम्मू से आए हुए लोगों के लिए हैं और 6 सीटें कश्मीर वैली से आए हुए लोगों के लिए हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये सीट्स आजाद कश्मीर में रहने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की हैं जो कि अब आजाद कश्मीर में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते हैं। वो लोग यहाँ से जाकर वहां पर वोट डालते हैं, और उनके वोट की बुनियाद पर 12 सीट्स इस तरह की सिलेक्ट होती हैं जो कि वहां पर बैठकर डिसाइड करती हैं असेंबली में कि आजाद कश्मीर में हुकूमत कौन करेगा। और यही वो नुक्ता है जहां से असल कहानी शुरू होती है, और यहां से आगे आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। 2016 के इलेक्शन में पाकिस्तान के सेंटर में पीएमएलएन की हुकूमत थी। पंजाब में भी पीएमएलएन की हुकूमत थी, और पंजाब वो वाहिद सूबा है जहां पर कश्मीर रेफ्यूजीज सबसे ज्यादा रहते हैं। नतीजा ये निकला कि जब आजाद कश्मीर में इलेक्शन करवाए गए तो 12 में से 10 सीट्स पीएमएलएन ने जीत ली। पीपीपी वो जमात जिसकी सिंध में हुकूमत थी, और पीटीआई जिसकी केपी में हुकूमत थी। इन दोनों जमातों को सिर्फ एक सीट मिली। यानी ये वाजे हो जाता है कि जिसकी हुकूमत पंजाब में है, ऑटोमेटिकली वही मेजोरिटी के साथ आजाद कश्मीर में भी इन 12 सीटों में से ज्यादा सीटें जीत लेता है। अब अगर आप गौर से इस पैटर्न को देखेंगे तो जिस पार्टी की इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, लगता ऐसे है कि वही पार्टी इन रेफ्यूजी सीट्स पर भी जीत जाती है, और जो पार्टी इन 12 सीटों पर जीत जाती है वही पार्टी अक्सर आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है। मतलब बिल्कुल साफ है, जो इस्लामाबाद को चलाता है वही कश्मीर को भी चलाता है, और इस सब में ये 12 सीट्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने बताया महज एक इत्तेफाक है, तो एक और रिपोर्ट भी सुन लीजिए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के इलेक्शन के बाद से आज तक आजाद कश्मीर में 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, और हर बार आजाद कश्मीर में भी हुकूमत उसी तरीके से बदलती है जिस तरीके से इस्लामाबाद में हुकूमत बदलती है। इलाके के आम लोग तो वही रहते हैं, उनके मसाइल तो वही रहते हैं, लेकिन हुकूमत एग्जैक्ट तब बदल जाती है जब इस्लामाबाद में पावर ऊपर नीचे होती है। और एक और बात जो इस पूरे के पूरे निजाम को बहुत ज्यादा अजीब बना देती है, वो ये है कि इन 12 सीटों के जो इलेक्शन हैं, इनको आजाद कश्मीर का अपना इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, बल्कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन करवाता है। यानी जो नुमाइंदे आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाते हैं, उनका हिसाब किताब भी आजाद कश्मीर के अपने लोगों के पास नहीं है। और तो और कुछ हलकों में तो वोट इतने ज्यादा कम हैं कि यकीन ही नहीं आता। डॉन के मुताबिक कुछ रेफ्यूजी इलाकों में सिर्फ 3 से 7 हजार वोट हैं। इतने थोड़े लोग, लेकिन उन्हीं लोगों की चुनी हुई सीट्स इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि उन्हीं के बेस पर पूरे इलाके की हुकूमत बन भी सकती है और टूट भी सकती है। और डॉन के मुताबिक तो ये खबर भी है कि इन 12 सीटों में से जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं, उनमें से 4 लोगों के कागजात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शक का इजहार किया है, और एक मेंबर का सर्टिफिकेट तो सुप्रीम कोर्ट जाली करार दे चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर ये सीट्स इतना बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो इनको खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता। इसका जवाब 78 साल पुराना है, और यही पूरी कहानी का मेन पॉइंट भी है। जब 1947 में बरे सगीर तकसीम हुआ तो बहुत सारे खानदान, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं, वो अपना घर छोड़कर पाकिस्तान में आए, और उसी में कुछ कश्मीर से लोग भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर
कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान आए और उन बेघर लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वो आज भी अपनी जमीन के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान ने उन्हें आजाद कश्मीर की असेंबली में नुमाइंदगी दी। ये 1960 की दहाई में ये सिलसिला शुरू हुआ और 1974 में बकायदा इसे आजाद कश्मीर के लॉ में लिख दिया गया। नीयत भी अच्छी थी और ये एक निशानी भी थी कि पाकिस्तान दरअसल पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, इवन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इस बात को दूसरी तरह से देखा जाए तो ये सीट्स सिर्फ उन रेफ्यूजीज का हक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का ये दावा भी है कि वो पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। और अगर हुकूमत का एंगल समझने की कोशिश की जाए तो हुकूमत ये नहीं कह रही कि हम कोई साजिश कर रहे हैं कश्मीर के लोगों के साथ, वो बल्कि ये कहना चाह रही है कि ये उन लोगों का हक है जो अपना घर बार छोड़कर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान आए थे और हुकूमत उनको वो हक देना चाहती है। हुकूमत के मुताबिक उन बेघर लोगों का हक खत्म कर देना टू वोट उन लोगों के ऊपर एक जुल्म होगा। और रिसेंटली जून में जब सुप्रीम कोर्ट से यही क्वेश्चन पूछा गया ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की कि इन सीट्स को खत्म करना कोई आसान चीज नहीं है, बिकॉज ये आजाद कश्मीर के काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा करना पड़ा पाकिस्तान को तो इसके लिए पूरा एक न्यू कानून बनाना पड़ेगा। तो देखिए मसला साफ है। एक तरफ के लोग ये कहते हैं कि हम जिस जमीन पर रहते हैं इसका हक किसी और को ना दो जो इस जमीन पर नहीं रहता, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो अपना घर बार काफी अरसा पहले छोड़कर आ चुके हैं और वो ये कह रही है कि उनसे उनका आखिरी हक भी मत छीनो। एलिफेंट इन द रूम इस वक्त ये है कि चाहे सिचुएशन जो भी है, चाहे सच जिसका भी ठीक सच है, आखिर इस सच के पीछे इतना खून खराबा क्यों हो रहा है? दरअसल आप आज की जो कश्मीर की सिचुएशन देख रहे हैं ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद की सिचुएशन देख रहे हैं। 2023 में इस तहरीक का आगाज हुआ था जब लोग आटे की बढ़ती हुई कीमतों पे और बिजली के बिलों के ऊपर आवाज उठाने के लिए सड़क पर निकले थे। उन्हीं प्रोटेस्ट्स के दौरान एक जमात बनी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, और इस पार्टी का नाम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे JAC भी कहते हैं सब। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इस पार्टी में वर्कर्स शामिल हैं, दुकानदार शामिल हैं, वकील शामिल हैं और ट्रांसपोर्टर्स का एक इत्तेहाद है ये जमात। शुरू में जब इन्होंने अपने 38 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे तो हुकूमत ने इनके साथ बातचीत भी की। हुकूमत का दावा यह है कि उन 38 मुतालबात में से कम 36 हुकूमत ने मान भी लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुतालबा बाकी रह गया और वो मुतालबा था ये 12 सीट्स का मुतालबा। 5 जून को हुकूमत ने JAC को अचानक से ही बैन कर दिया, एक टेररिस्ट जमात कह दिया, और इन पर जो कानून लागू किया गया वो वही कानून था जो टेररिस्ट के ऊपर लागू होता है। आप इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वही जमात जिससे कुछ अरसा पहले हुकूमत खुद निगोशिएशंस कर रही थी, 5 जून को अगर अचानक से वो उनको बैन कर देंगे, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। अगर वो टेररिस्ट ही थे तो उनके साथ इतने अरसे से निगोशिएशंस क्यों चल रही थी फिर? इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने हुकूमत के इस फैसले को एक बहुत खतरनाक फैसला कहा है, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे। JAC का दावा यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके निहत्थे प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की। उनके एक बहुत बड़े रहनुमा सरदार उमर नियाज ने यह भी कहा कि 27 जुलाई को तकरीबन 20 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। JAC के मुताबिक जो कारकुन उनके शहीद हो चुके हैं उनकी तादाद 31 तक पहुंच चुकी है और 600 से ज्यादा लोग उनके गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की कहानी टोटली उल्टी है, टोटली मुख्तलिफ है। पुलिस ये कहती है कि JAC के मुसल्ला लोगों ने पुलिस पर पहले फायरिंग की, पुलिस के लोगों को मारा, जिसके जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने उन पर एक्शन लिया। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अतात आडन ने तो यहां तक कह दिया कि इसके पीछे इंडियन बैकिंग है, यानी इंडिया पीछे से बैक कर रहा है इन प्रोटेस्ट्स को। और हुकूमत के मुताबिक जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर वो बिल्कुल पुरअमन हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली मैं आपको किसी भी सोर्सेज के थ्रू ये नहीं बता सकता कि इनमें से सच कौन कह रहा है, बिकॉज अभी कोई भी वेरीफाइड सोर्सेज मौजूद ही नहीं है, इंटरनेट बंद है, किसी के साथ राब्ते नहीं हो पा रहे, तो इसलिए इन सब चीजों को वेरीफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। परेशानी की बात एक और भी है, जो वहां पर हो रहा है वो गलत तो हो ही रहा है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि इस टाइम वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं और वो भी फेजेस के अंदर होने हैं। पहला हिस्सा मीरपुर में 27 जुलाई को हुआ, जिसमें PMLN ने 13 में से 9 सीटें जीती और 2 बड़ी पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर खूब धांधली के इल्जामात भी लगाए हैं इस इलेक्शन पे। दूसरा हिस्सा 2 अगस्त को होगा और इसी दिन यानी 2 अगस्त को वो 12 सीटों वाले जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उन्होंने आकर वहां पर वोट करना है। वही 12 सीटें जिनके पीछे 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और तीसरा हिस्सा 10 अगस्त को है, जिसमें रावलाकोट भी शामिल है, वही का जो इस पूरी तहरीक का दिल है। खैर अब हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं।
जेईसी कहती है कि वो अपना हक मांग रही है हुकूमत से। वो कहती है कि आजाद कश्मीर दरअसल है किसका? उन लोगों का जो उस जमीन पर रहते हैं, अपने बच्चों को वहां पर पालते हैं, आजाद कश्मीर के बिजली के बिल अदा करते हैं, वहां पर टैक्स देते हैं। और हुकूमत कहती है कि जेईसी सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में किसी को शक नहीं है, वो ये कि इस टाइम पर आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत भारी तादाद में सड़कों पर निकले हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि वो जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं इतनी ज्यादा तादाद में, जो कि वहां के रहने वाले लोग हैं, जो वहां के रिहायशी हैं, वो ना तो सियासतदान है और ना ही कोई टेररिस्ट। वो उनका अपना इलाका है। और अगर वो हुकूमत से कुछ मांगने के लिए निकले हुए हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये चाहिए कि वो डिसाइड करें जो वो लोग चाहते हैं, ना कि वो जो हुकूमत चाहती है। वो लोग सिर्फ यही पूछने के लिए निकले हैं कि उनकी अपनी जमीन पर एक डेमोक्रेसी के अंदर उनकी अपनी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती। 30 लोग मर चुके हैं, 30-31 लोग अपनी जानें दे चुके हैं और हमारे पाकिस्तान में जानों की कोई कदर ही नहीं है। चाहे कोई भी मामला है, चाहे कोई भी मुद्दा है, ये 12 सीटें उन 30 लोगों से बढ़कर तो नहीं थी ना। अभी इस वक्त हम इस जगह पे खड़े में हैं कि अब उन्हीं 12 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने वाले हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। खैर, आप क्या कहते हैं कि इन 12 सीटों के ऊपर किसका हक है? उन लोगों का जो 1947 के वक्त, सेपरेशन के वक्त अपना घर छोड़कर पाकिस्तान में आए थे, उनका हक है? या उन लोगों का हक है जो इस वक्त उस जगह पर रह रहे हैं और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं? अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मेरा नाम है वजी काज़मी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।